हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने पीवाईक्यू पार्ट 5 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन लेकर के, जिसमें कि आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 का रिवीजन करने वाले हैं। इसके पहले ऑल जितने भी नॉन लेक्चर्स है उसका मैंने रिवीजन करवा दिया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप जाकर के उन सभी वीडियोज़ का रिवाइज कर सकते हैं। बाकी चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं और 10th लेक्चर को देखते हैं। बाकी आपको बता दें कि जो भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, हर एक चैप्टर से आपको जो है MCQ लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जो कि है आपका 100 MCQ क्वेश्चंस का सीरीज, जो कि यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उसका अगर आपको PDF की नीड होगी, जिसमें कि आपको हर एक चैप्टर से लगभग 100 के अराउंड में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ओवरऑल हम आपको जो 10,000 से भी ज़्यादा MCQ का प्रिपरेशन आपको करवा देंगे, और जो आपका जो प्रिपरेशन है वो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो अगर PDF आपको चाहिए इसका, तो 49 रुपीज़ इसका प्राइस है। इनरोल करने के लिए जो हमारा टेलीग्राम ID है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, IM कुमार विशु, उस पर जाकर के आप मैसेज करके जो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और इनरोलमेंट ले सकते हैं। बाकी जिनको नहीं लेना है, फ्री में जो MCQ सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुका है हमारे चैनल के ऊपर, जिसमें कि हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी दो सब्जेक्ट को अभी लेके चल रहे हैं, और इसी तरीके से डेली बेसिस पे आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसको जुड़ना मत भूलिएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा काम का आपका रहने वाला है। हर एक सब्जेक्ट का इसमें करवाया जाएगा आपको। तो बस ये PDF आपको लेना, तो ही आपको ये ज्वाइन करना है। बाकी अगर PDF अगर आपको नहीं चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम से आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड 10th नंबर लेक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है कि संविधान के निर्माता इनको कहा जाता है और संविधान के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। बाकी अगर पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ही थे, जिसमें कि काफ़ी सारे मेंबर्स थे। ठीक है, प्रारूप समिति वही आपका ड्राफ्टिंग कमेटी जो होता है ना, संविधान सभा जब गठन हुआ था तो अलग अलग कमेटी बना था, तो उसमें प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा दोस्तों इसको मॉडर्न मनु के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है, अन्य नाम था इनका मॉडर्न मनु। बाकी अगर बात करेंगे संगठन की, कौन कौन से संगठन से जुड़े हुए थे, तो एक था आपका बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो कि 1924 में बना था, तो उससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा अनुसूचित जाति संघ जो कि 1942 में बना था, उससे भी ये जुड़े हुए थे। तो दो संगठन याद रखना है, बहिष्कृत हितकर्णी और अनुसूचित जाति संघ। बाकी इसके अलावा महाल सत्याग्रह जो हुआ था 1927 में, उसका भी नेतृत्व इन्होंने किया था। तो महाल सत्याग्रह भी आपको याद रखना है कि भीमराव अम्बेडकर से एसोसिएटेड है। बाकी इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं, जो कि उसमें से एक आपका ऑटोबायोग्राफी है इनका, जो कि है वेटिंग फॉर अ वीजा। ठीक है, तो ये आपका भीमराव अम्बेडकर का ही है। इसके अलावा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और उसके अलावा बुद्धा एंड इट्स धम्मा। ठीक है, तो ये जो है इनका अंतिम पुस्तक था, और ऐसा बोला जाता है कि इनके मृत्यु के बाद जो इस पुस्तक को पब्लिश किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं, इनके बारे में याद रखने का। और साथ ही साथ आत्मकथा याद रखिएगा, वेटिंग फॉर अ वीजा। इसके अलावा इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलवाया था नॉर्थ इंडिया में। हालांकि ये साउथ इंडिया में भी चला था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर प्रवेश आंदोलन चला था, तो इसका श्रेय जो इन्हीं को जाता है। जो कालाराम मंदिर था आपका नासिक महाराष्ट्र में, वहाँ से जो है ये शुरुआत हुआ था मंदिर प्रवेश आंदोलन का 1924 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था भीमराव अम्बेडकर का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है, वो है लगभग 2000 वर्ष पहले जो है फिल इन द ब्लैंक्स कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ठीक है, मतलब कुषाणों की राजधानी पूछ रही है कि दूसरी राजधानी कौन बनी थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो है आपका हो जाएगा मथुरा। ठीक है, दूसरी अगर पूछेगा तो मथुरा, अगर पहला पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका पेशावर या फिर पुरुषपुरा। ठीक है, मतलब करेंट में ये पेशावर है, लेकिन उस समय जो था वो पुरुषपुरा ही था। ठीक है, लेकिन करेंटली ये पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये था। बाकी कुषाणों को यवचिस के नाम से जानते हैं, जो हम लोग का विदेशी आक्रमण हुआ था, तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़ा था कि हम लोगों ने इंडो ग्रीक आए थे, फिर उसके बाद स्काइथियंस आए थे यानी कि सकाज आए थे, फिर उसके बाद एक और आया था, कौन आया था, और फिर उसके बाद ये चौथे नंबर पे आए थे जो कुषाण वंश वाले थे, जिनको कि यवचिस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाकी अगर बात आएंगे है कुषाण वंश की, तो अगर हम संस्थापक पूछेगा तो कुजुल कटफिशिस आपको याद रखना, जो कि पहले यहाँ पर थे कुषाण वंश के शासक। ठीक है, इसके बाद वीमा कटफिशिस थे जो कि दूसरे नंबर पे थे, और यही अगर पूछेगा सबसे शक्तिशाली यहाँ पर जो है कौन थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है तीसरे नंबर वाले कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क जो तीसरे नंबर वाले शासक थे, 78 AD में ये थ्रोन पे यानी गद्दी पे बैठते हैं, और उसी समय से यहाँ पर जो है शक संवत की शुरुआत भी होती है। इसके अलावा याद रखिएगा कुषाणों के बारे में कि इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है सोने के सिक्के चलवाए थे। बाकी कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जो सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के, वो आपका ग्रीक ने चलाया था, इंडो ग्रीक ने चलवाया था। ठीक है, लेकिन अगर सबसे पहले शुद्धतम अगर पूछेगा तो आपका कुषाण हो जाएगा। बाकी सबसे पहले राजा का तस्वीर वाले सिक्के भी वही आपका जो इंडो ग्रीक थे वो लोग चलाए थे, यानी कि यूनानी चलाए थे। पहला शासक यूनानी का कौन थे, मिलिंद थे, जो कि हम लोगों ने देखा था कल कि मिलिंद पन्हो जो इनका है। ठीक है, उसमें जो है आपका मिलिंद प्लस में नागसेन की मध्य जो वार्तालाप हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है मिलिंद पन्हो में। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है इतना याद रखना है। इसके अलावा आगे याद रखिएगा कि बिंदुसार जो थे उसने सीरिया के शासक जो एंटियोकस था उससे दार्शनिक यानी कि फिलोसफर शराब और सूखे अंजीर मंगवाए थे, लेकिन उसमें से दार्शनिक तो नहीं भेज पाया था एंटियोकस, लेकिन शराब और सूखे अंजीर भेजा था। तो बिंदुसार यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा बिंदुसार। बाकी याद रखिएगा यहाँ पर अगर कनिष्क की बात आई है तो इसने जो है चौथे जो बौद्ध संगीति हुआ था उसका यहाँ पर संरक्षण किया था। तो यहाँ पर बौद्ध संगीति भी देख लीजिएगा कि बौद्ध संगीति टोटल 4 हुआ था। पहला आपका राजगीर में जिसको कि अजात शत्रु ने किया था, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। दूसरी था वैशाली में हुआ था जिसको कि कालाशोक ने संरक्षण किया था। तीसरा वाला पाटलिपुत्र में हुआ था जिसको कि अशोक ने किया था। और चौथा वाला कुंडलवन में हुआ था जो कि कश्मीर में पड़ता है, उसका संरक्षण यहाँ पर जो है कनिष्क ने किया था। बाकी आप टाइम पीरियड भी देख सकते हैं, 483 ईसा पूर्व, 383, 250 और ये सब है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कौन जो है गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था। तो घटोत्कच जो है आपको पता होगा गुप्त वंश से संबंधित रखते थे। तो सबसे पहले गुप्त वंश के अगर पूछेगा संस्थापक कौन थे तो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के ही बेटे थे घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, और फिर उसके बाद आता है समुद्रगुप्त, और उसके बाद आता है चंद्रगुप्त सेकंड। तो हमसे पूछा था कि घटोत्कच के उत्तराधिकारी यानी कि घटोत्कच के बाद कौन आए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पर आए थे। तो सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, ठीक है, तो इन्हीं के शासनकाल से जो है गुप्त संवत की शुरुआत होती है। ये लगभग 319 से 335 एडी तक इनका शासनकाल रहा था, और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि यहाँ पर धारण कर रखी थी। तो याद रखिएगा महाराजा धीराज ये भी थे, और एक और हम देखेंगे यहाँ पर कि जो गृहवर्मन थे, ठीक है, गृहवर्मन नहीं सॉरी ईशान वर्मन, ठीक है, ईशान वर्मन को भी यही सेम उपाधि यहाँ पर मिला हुआ था जो कि मौखरी राजवंश के से संबंध रखते थे, ठीक है। तो गुप्त वंश के बारे में इतना याद रखिएगा कि श्रीगुप्त जो है संस्थापक थे। बाकी ये थोड़ा सा इस चीज़ को गलत यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। कुमार गुप्त भी गुप्त वंश से बिलोंग करते थे, लेकिन श्रीगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं किया था, ये किया था कुमार गुप्त प्रथम ने, ठीक है, जिसको कि बख्तियार खिलजी ने तहस नहस किया था। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। बाकी आगे बढ़ते, ये तो मैंने बता ही दिया कि मौखरी राजवंश के शासक ईशान वर्मन ने भी यहाँ पर महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रखी थी। इसके अलावा स्कंदगुप्त ने हुनों को सफलतापूर्वक यहाँ पर जो है प्रतिरोध किया था। जो हुन थे, हुन के आक्रमण जो हुआ था यही आपका हुआ था, मतलब कुमारगुप्त के शासनकाल में से तो हुआ था, लेकिन बाद में जब उसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं तो फिर उसको जो है मतलब दबाने में सफल रहते कौन, स्कंदगुप्त, ठीक है। बाकी चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें यहाँ पर हम लोग, तो इनको जो है कौन सी उपाधि मिल रखी थी, तो इनको मिल रही थी विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक है। 375 से 415 ईसा पूर्व में ये थे। और चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो इन्होंने अपनी पुत्री जो प्रभावती गुप्त था उनका विवाह जो वाकाटका डायनेस्टी था यानी कि वाकाटका जो वंश था उसके राजकुमार जो रुद्रसेन सेकंड थे उससे करवा दिया था यहाँ पर, ठीक है। बाकी इनका जो शासनकाल था चंद्रगुप्त सेकंड का वो काफ़ी स्वर्णिम काल माना जाता है, और इन्हीं के समय जो है नवरत्न हुआ करते थे, जिसमें कि आपका एक कालिदास जो है उन्हीं के एक नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला बोला है क्या, चोल वंश के संस्थापक जिसे शाही चोल कहा जाता है इसकी स्थापना जो है विजयालय ने की थी। तो देखिए चोल दो था आपका, एक था अर्ली और एक था लेटर। तो लेटर वाले को ही शाही चोल के नाम से जानते हैं। तो हमसे पूछा है कौन सा सही है, तो पहला सही है क्योंकि लेटर वाला का यहाँ पर जो है विजयालय ने किया था यहाँ पर 9वीं शताब्दी में। एक आपका थर्ड जो सेंचुरी था ना उसमें आपका आया था, लेकिन 9वीं शताब्दी में यहाँ पर अगर पूछा है तो ये हम लोग का विजयालय हो जाएगा। तो पहला वाला सही है। इसके अलावा सेकंड बोला उत्तर भारत में शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक गुर्जर प्रतिहार था। तो जी हाँ बिल्कुल ये सही है, उत्तर भारत में शासन करने वाला महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक गुर्जर प्रतिहार भी था। और इसके अलावा थर्ड बोला पालों ने पश्चिम भारत और राष्ट्रकूटों ने शुरुआती वर्षों में दक्षिण भारत में शासन किया था। तो नहीं, ये थर्ड वाला गलती है, बाकी पहला और दूसरा सही है, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम परमार वंश की बात कर ले तो परमार वंश में आपको याद रखना है कि इसके जो महान शासक कौन थे, तो राजा भोज थे, ठीक है। और इन्होंने ही भोपाल का मतलब भोपाल का संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। और जो भोजताल लेक जो होता है जो कि आपका भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या फिर कृत्रिम झील आप बोल सकते हैं, तो ये आपका इन्हीं के नाम पर रखा गया है भोजताल झील, ठीक है। बाकी इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार की बात करेंगे हम लोग, तो इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे और इनकी राजधानी जो थे भीनमल थी। ये जो है आपका वेस्टर्न साइड में थे गुर्जर प्रतिहार वाले, ठीक है, उत्तर में थे, उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार थे। फिर पाल वंश भी थे बीच में मध्य में, ठीक है, गोपाल इसके संस्थापक माने जाते हैं। और एक राष्ट्रकूट था जिसके संस्थापक दंतेदुर्ग थे, ठीक है, इसकी राजधानी मान्यखेत थी और चालुक्यों को हरा करके ये राष्ट्रकूट आए थे। तो ये जो तीन जो थे आपको दिखाई दे रहे गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट, तो इन तीनों के बीच में जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष होता है जो कि आपका 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। बाकी अगर बात करेंगे चोलास के बारे में, तो चोलास दो प्रकार के थे, एक थे प्रारंभिक चोलास जो कि 3rd सेंचुरी में आए थे, ठीक है, और एक थे बाद वाले चोलास जो कि आपके एक थे 3rd ईसा पूर्व मतलब 3 BC से लेकर 2 AD तक, ठीक है, ये हो गया। और एक था आपका यहाँ पर बाद वाला चोला जो कि लेटर चोला जो कि 9th सेंचुरीज में आए थे, ठीक है। तो अगर लेटर चोलास का संस्थापक पूछेगा तो विजयालय, और अगर अर्ली वाला पूछेगा तो उसके संस्थापक कराईकल थे, ठीक है।
संगम युग से ये रिलेटेड है, ठीक है। संगम युग में चेर, चोल और पांड्य जो कि साउथर्न पार्ट में यहाँ पर देखने को मिला था, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको ये समझना है। बाकी इसके अलावा बात करेंगे विजयालय के बारे में, जो कि लेटर चोला के संस्थापक थे। तो इन्होंने देवी निशुम्भनी का जो निर्माण करवाया था, और मतलब उसका मंदिर बनवाया था उनका, और पल्लवों के सामंत जो मुद्रयार थे उनको हरा करके जो है कावेरी डेल्टा पर यहाँ पर जो है कब्जा किया था विजयालय में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी चोल की राजधानी की अगर बात करेंगे तो काफ़ी सारी इसकी राजधानी थी। पहले उड़ायूर थी, फिर तंजौर थी, फिर बाद में जो है गंगाई कौंड चोलापुरम यहाँ पर जो है चोल की राजधानी शिफ्ट हो गई थी। बाकी पाल राजवंश की बात करेंगे तो पाल राजवंश के बाद जो है सेना राजवंश आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी चीज़। बाकी ये था आपको थर्ड क्वेश्चन। बाकी फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यूरोपीय लोग केवल व्यापार करने की मानसिकता से भारत में आए थे, यह सिलसिला किस यूरोपीय देश द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। कि मतलब वो बताते तो थे कि हम लोग सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं, लेकिन फिर भारत में आकर के जो उनका मानसिकता चेंज हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर यूरोपियों को जो आगमन हुआ था, तो उसमें सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद डच आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो पुर्तगाली में भी सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे, जो कि 1498 में जो कलिकट है आपका केरल में, ठीक है, वहाँ पर पहुँचे थे। और वहाँ पर जो राजा रमोनिन था उनका जो है मतलब स्वागत किया था यहाँ पर, ठीक है, वास्को डी गामा का। बाकी कृष्णदेव राय के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने पुर्तगालियों को जो है अधिकार दे दिया था आपका यहाँ पर जो है भटकल में एक किला बनाने के लिए, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, कि कृष्णदेव राय ने जो है ये आपका अनुमति दिया था, बंदरगाह दिया था भटकल में, ठीक है, पोर्ट दिया था। बाकी इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर 1505 ईस्वी में जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर गवर्नर, जो पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है, वो कौन था? फ्रांसिसो दी अल्मीडा था, जिसने कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, ठीक है, जिसको कि कार्टेज सिस्टम कहा जाता था। इसमें आपको व्यापार में जो है लाइसेंस देना पड़ता था, मतलब जो भी उस समुद्र के रास्ते जो है व्यापार करेगा उसको जो है यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब उसके लिए टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ही था, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अल्बुकर्क वगैरह भी आते हैं, तो उसको कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा 1505 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ पर जो है पुर्तगालियों का यहाँ पर जो है गवर्नर यहाँ पर बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले और कुछ कुछ चीज़ें, जैसे डच की अगर हम बात करेंगे तो डच कहाँ से आए थे? तो ये नीदरलैंड से आए थे, ठीक है। इनका प्रथम कारखाना आपका मसूलीपट्टनम में था, जो कि 1605 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जो कि वर्तमान में आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बाकी अंग्रेज़ की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1599 ईस्वी में। फिर बाद में जो रानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने एक शाही चार्टर दे दिया था यहाँ पर कंपनी को, और बोला था कि जाओ भारत में जाकर के तुम जो है व्यापार कर सकते हो। तो 1600 ईस्वी में ये हुआ था। फिर 1608 ईस्वी में आपको विलियम हॉकिंस आया था भारत में, ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर 1611 में यहाँ पर आया था, मतलब ये आया जरूर था 1608 में, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था विलियम हॉकिंस। फिर 1611 में आपका पहला कारखाना स्थापित होता है, जो कि अस्थायी होता है, जो कि मसूलीपट्टनम में होता है। फिर बाद में 2 साल के बाद यहाँ पर जो है पहला अस्थायी कारखाना अंग्रेजों का खुलता है, कहाँ पे? तो वो खुलता है आपका सूरत में। फिर उसके बाद 1615 में याद रखिएगा कि फिर थॉमस रो आता है, और फिर जहांगीर के दरबार में फिर भी वही आता है, थॉमस रो आता है। पहले हॉकिंस आता है, लेकिन वो असफल रहता है, मतलब वो कुछ चीज़ें मतलब लाइसेंस वगैरह लेने आता था कि हाँ व्यापार करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर बाद में थॉमस रो आता है, तो इसको ये जो थोड़ा बहुत सफल हो जाता है 1615 में। तो जहांगीर जो है इनकी बातों में आ जाता है और इनको कुछ अधिकार दे देता है व्यापार वगैरह के क्षेत्र में, कि हाँ आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी 1615 ईस्वी में यहाँ पर जो है ये चीज़ें हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं फ्रांसीसी के बारे में। तो फ्रांसीसी की बात करेंगे तो 1668 ईस्वी में जो है इनका पहला कारखाना सूरत में खुलता है। फ्रेंच फ्रांसीसी कॉलोनी जो था कहाँ पर था? तो बंगाल में था, ठीक है, चंदनगर में। जिस तरीके से अंग्रेज़ों का जो है मतलब था कि बंगाल में था, मद्रास में था, ठीक है, और कहाँ पे था? बंगाल, मद्रास और बम्बई, ठीक है, 3 जगह पर था इनका जो है मूल रूप से जो कॉलोनी था, अंग्रेज़ों का कॉलोनी, ब्रिटिशर्स कॉलोनी। तो इनका इसी तरीके से फ्रांसीसियों का था चंदनगर, जो कि बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर। इसके अलावा बात करें सवाली और सुवाली जो भी बोल सकते हैं, इसका युद्ध हुआ था 1612 ईस्वी में, जो कि आपका फ्रांसीसी वर्सेज में क्या हुआ था? किसके बीच में? डच के बीच, नहीं सॉरी, पुर्तगालियों के बीच में हुआ था, जिसमें कि पुर्तगाली जो है वो हार जाते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं। बोला गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन जो धातु कर्म कोयला है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, गोंडवाना कोयले का बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका दामोदर घाटी आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी में यहाँ पर जो है ये स्थित है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से पहले हमारा जो अर्थ था, तो वहाँ पर आपको बता दें 2 भागों में बटा हुआ था हमारा अर्थ, एक था पेंजिया और एक था पैंथलासा। तो पैंथलासा जो पानी वाला भाग था वो था, और पेंजिया जो था आपका भूमि वाला भाग था वो था। फिर बाद में इसमें कुछ चेंजेस होने के कारण जो पेंजिया था ये 2 भागों में टूट गया मतलब ठीक है, और एक भाग लॉरेशिया कहलाया और एक भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और इसी गोंडवाना लैंड का जो है हम भारत जो है वो इसी का भाग होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी मतलब हुई, तो इसके बारे में कुछ कुछ थ्योरीज भी दी गई, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेगनर करके एक वैज्ञानिक थे, 1912 में जो इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये इन्होंने दिया था, ठीक है, 1912 ईस्वी में। इसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी बातें कही थी। इन्होंने कहा कि
जो है मतलब जो दो भाग अलग अलग हुए तो वहाँ दोनों भागों में जो है आपको सेम फॉसिल्स यानी कि सेम जीवाश्म देखने को मिला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जो प्लेशम जमा है स्वर्ण भंडार वहाँ पर मिले हैं, मतलब दोनों जगह पर सेम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उससे ये पता चलता है कि हाँ ये हिस्सा जो है इस हिस्से से टूट के बना हुआ है, मतलब अलग हुआ है। इसके साथ इन्होंने ये भी बोला था कि जो भी महाद्वीपीय की तटरेखाएं हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जैसे कि इन्होंने बोला कि जो दक्षिण अफ्रीका है और जो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका की जो तटरेखा है, तो ये कुछ इस तरीके से टूटे हैं ना कि अगर इनको पास में सटाया जाए तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों जुड़ गए हैं। ठीक है, मतलब कि इससे यही पता चलता है कि जो है इसी से अलग होकर के मतलब दूसरा कॉन्टिनेंट यहाँ पर बना है। तो ये सब चीज़ें अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में कहा था अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, तो याद रखिएगा। इसके अलावा कोयला की बात करते हैं तो कोयला जो है आपका बरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है, यानी कि अंतर्निहित धूप के नाम से जाना जाता है। काला हीरा भी इसको कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि जो अच्छा कोयला होता है उसका विशेषता क्या होता है, तो उसका विशेषता ये होता है कि उसका जो कार्बन होता है वो उच्च होता है, मतलब उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है और नमी की मात्रा जो है कम होती है। ठीक है, बाकी कोयला काफ़ी टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं मुख्यतः, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे बेस्ट होता है आपका एंथ्रासाइट जिसमें कि 85 से 95% जो है आपका कार्बन की मात्रा होती है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से जलता है और ये धुआं वगैरह कुछ भी नहीं निकलता है इसमें। ठीक है, और इसकी जो फ्लेमेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो इसलिए इसको कोकिंग कोल के नाम से जानते हैं, इसको भी और बिटुमिनस को भी। बिटुमिनस में आपको 75 से 85% कार्बन देखने को मिलता है जो कि धातु कर्म कोयला के नाम से जाना जाता है, मतलब जो मेटल्स निकाला जाता है, मतलब जो भी हम लोग ओर निकालते हैं, ठीक है, यस, उससे मेटल को अलग करने के लिए जो है हम लोग इस कोयला का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको धातु कर्म कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा लिग्नाइट होता है थर्ड टाइप। ठीक है, तो दोनों को मिक्स फॉर्म से आपको याद रखना है कि कोकिंग कोल कहते हैं, बिटुमिनस और सॉरी हाँ एंथ्रासाइट और बिटुमिनस दोनों को। बाकी लिग्नाइट की बात करेंगे तो इसमें 60 से 75% यहाँ पर जो है कार्बन की मात्रा होती है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ वाले हिस्से में देखने को मिल जाता है, तो ये आपको नेवेली जो कि तमिलनाडु वाला हिस्सा है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। बाकी पीट होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 50% से भी यहाँ पर कम होती है, तो वो पीट होता है। बाकी हम बात करते हैं कहाँ पर जो है किस टाइप का यहाँ पर कोयला जो है फैला हुआ है। तो अगर तृतीयक कोयला की बात करेंगे तो ये आपका जो उत्तर पूर्वी वाला जो हिस्सा है ना वहाँ पे फैला हुआ है, और प्लस में जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आपको जो है तृतीयक कोयला यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी भंडारण में बात करेंगे सबसे आगे कौन सा है, तो भंडारण के मामले में आपका जो उड़ीसा सबसे आगे है, फिर उसके बाद झारखंड है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करेंगे तो उत्पादन में आपका छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत अपनी स्थलीय सीमा जो है किन देशों के साथ साझा करती है, मतलब कितने देश हैं, तो टोटल 7 है, आपको याद होना चाहिए। स्थलीय बोलेगा तो 7 और अगर तटीय बोलेगा तो 2, अगर टोटल पूछेगा तो 9। ठीक है, याद रखिएगा। अगर 2 देश पूछेगा कौन कौन सा तटीय वाला है तो ये श्रीलंका हो जाएगा और मालदीव हो जाएगा। श्रीलंका के साथ जो हम लोग का यहाँ पर किस मतलब लाइन से यहाँ पर या किस मतलब क्या कह सकते हैं उसको स्टेट, तो पाक स्टेट से जो है आपका श्रीलंका भारत से अलग होता है। ठीक है, तो 2 आपको स्थलीय वाला 2 मतलब जलीय याद रखना है और 7 आपको स्थलीय याद रखना है। तो स्थलीय वाले में पहले आप ऐसे याद कर सकते हैं बचपन में एमबीए करके, जो कि एक ट्रिक है। ठीक है, तो ब से बांग्लादेश हो जाएगा जिसका मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है 4096.7 किलोमीटर जो सीमा है वो टच होता है भारत से। इसके अलावा चाइना की बात करेंगे सेकंड नंबर पे 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान का 3323। तो ऊपर का 3 आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर उसके बाद एक अफगानिस्तान वाला याद रखिएगा 106 किलोमीटर होता है सबसे कम। ठीक है, बाकी फिर नेपाल म्यांमार भूटान भी होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी अगर टोटल बात करेंगे तो 15,106 किलोमीटर जो है आपका स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो कि अदर कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर जो शेयर किया जाता है। तो बचपन में हम ये याद कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं कि हर एक मतलब कंट्री से जो है कौन कौन से इंडिया के स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसका भी एक ट्रिक है। पहले तो कि बांग्लादेश की बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान वाले में भी सेम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका याद है करने का, ठीक है, मैम टेक वाटर, यानी कि मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल जो है ये आपका बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और त्रिपुरा जो एक ऐसा स्टेट है जो कि बांग्लादेश से तीनों साइड से यहाँ पर जो बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो बांग्लादेश का आपको याद रखना है। टोटल 5 यहाँ पर जो है स्टेट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर नेपाल की, तो नेपाल का सूबू करके याद करना है इसमें। ठीक है, यानी कि सिक्किम, यूपी, बिहार, बंगाल और यूके ये नेपाल से शेयर करते हैं। भूटान की बात करेंगे तो भाषा आपको याद करना है, यानी कि बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल ये आपका भाषा भूटान का है। पाकिस्तान की याद रखना है आपको GRP, JNK, लद्दाख, यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। बाकी अगर आपको इंडियन मैप आपको याद है तो फिर तो ये इतना रटने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद ही माइंड में ही बता सकते हैं कि हाँ कौन कौन सा स्टेट जो है आपका
अगर आपको पोजीशन मालूम है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन लेना ही नहीं पड़ेगा। बाकी अगर बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच की जो मध्य रेखा है, इसको LOC के नाम से जाना जाता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। बाकी एक और होता है इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि LAC, जो कि भारत और चाइना के बीच में आपका जो है देखने को मिलता है। बाकी अगर चाइना की बात रही तो लद्दाख, हिमाचल, UK, सिक्किम और अरुणाचल के साथ यहाँ पर जो बाउंड्री शेयर होता है। एंड इसके अलावा बात करते हैं भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है, ठीक है, उसको हम लोग जो है मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत वाले हालांकि मानते हैं, लेकिन चाइना वाले जो है जॉनसन लाइन को यहाँ पर मानते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। बाकी एक LAC भी याद रखिएगा कि LAC भारत और चाइना से रिलेटेड है, और LOC अगर बोलेगा तो भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड है। आगे है यहाँ पर म्यांमार। तो म्यांमार का आप ऐसे याद कर सकते हैं अरुणा मामी करके, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। बाकी अगर पूछेगा कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कितने हैं, तो ये 3 है टोटल आपके। पहला तो कि सिक्किम है, अरुणाचल है और पश्चिम बंगाल है। और अगर UT पूछेगा तो ये लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख जो आपका पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, चाइना के साथ करता है और अफगानिस्तान के साथ भी करता है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी फैक्ट को आप छोड़ नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग और समुद्री कछुए पाए जाते हैं? तो ये अगर बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी ये जो डुगोंग है ना, यहाँ पर आपको समुद्री गाय भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर आपको जो है डुगोंग करके आपको और साथ ही साथ समुद्री कछुए देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बात करेंगे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये सबसे ऊंची मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और पंचमढ़ी की बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। टोटल अगर बायोस्फीयर रिजर्व पूछेगा तो ये आपका 18 हो जाएगा। और अगर पूछेगा यूनेस्को का MAB कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 1971 में शुरू हुआ था, यानी कि इसका मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये आपका 1971 में स्टार्ट हुआ था, और इसके अंतर्गत कुल 11 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। और सबसे पहला अगर पूछेगा इसके अंतर्गत कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व था, तो वो था आपका नीलगिरी, जो कि 1986 में स्टैब्लिश किया गया था। और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, जो भी आपका नीलगिरी है। ठीक है, मतलब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये 3 राज्यों में विस्तारित है, जो कि केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीनों राज्य में है। तो ये तो हो गया आपका पहला। लेकिन अगर नया वाला पूछ लेगा तो नया वाला आपको याद रखना, ये हो जाएगा पन्ना, जो कि MP में पड़ता है। पन्ना बायोस्फीयर, जो कि 2011 में इसका स्थापना हुआ है। तो ये आपका सबसे नया वाला है, जो कि आपका MAB कार्यक्रम के तहत जो मतलब उसमें है शामिल, बायोस्फीयर रिजर्व में। बाकी ये चीज़ें ऊपर छूट गई थी कि भूटान की भाषा जो आपका जोंगखा है ऑफिशियल लैंग्वेज, अफगानिस्तान का दारी और पश्तो है, मालदीव का जो दिवेही है, और म्यांमार का अगर पूछेगा तो ये बर्मा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखने से पहले कुछ और चीज़ें। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो वन्य जीव, पौधे और पशु संसाधन और पारंपरिक क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के जीवन को संरक्षण के लिए जो है संरक्षित भूमि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसमें भी 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है कोर, जो कि अंदर वाला होता है, एक होता है बफर जोन, एक होता है ट्रांजिशन जोन। तो जो कोर वाला जो होता है ना, इसमें आपका सारी चीज़ें जो है प्रोहिबिटेड होती है, मतलब इसमें टूरिज्म वगैरह सारा चीज़ आपका क्या होता है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड होता है। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से जो है यहाँ पर आ सकते हैं लोग। ठीक है, बाकी जो बफर जोन है, बफर जोन में अगर बात करेंगे तो इसमें टूरिज्म अलाउ है। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउ है, और इसके साथ साथ एजुकेशन पर्पज़ से यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन रिसर्च वगैरह जो है इसमें नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। और बाकी मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी जो ट्रांजिशन, जो कि बाहरी वाला जोन है, इसमें सारी चीज़ें अलाउ है। ठीक है, तो ये 3 जोन आपको याद रखना है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो भी याद रखना है। बाकी एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, जो कि 1972 में आया था, तो ये भी आपको डेट याद रखना है। बाकी यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर दिया गया है, उत्तराखंड में नंदा देवी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आपका है कौन सा, अचानक अमरकंटक है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहाँ पे, असम में है। दिवांग कौन कहाँ पे है, ये भी आपका असम में ही है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं डिब्रू सैखोवा, ये भी आपको इधर वाले एरिया में मिलेगा। सुंदरवन की बात करेंगे वेस्ट बंगाल में मिलेगा। सिमलीपाल बात करेंगे, ये आपका उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश में पन्ना है। पंचमढ़ी भी आपका MP में ही पड़ेगा, और ग्रेट रन ऑफ कच्छ आपका ये गुजरात में पड़ेगा। बाकी साउथ में आ जाते हैं। साउथ में आपका जो शेषचलम हिल, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी आपका तीनों लाइन पर है, देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ हिस्सा आपका केरला में भी है, कुछ हिस्सा कर्नाटक में भी है, कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी है। बाकी गल्फ ऑफ मन्नार आपका तमिलनाडु में है, ये याद रखिएगा। तो ये जितने भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपको मैप के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है, तो याद कर लीजिएगा। लोकेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2-3 बार देखिएगा तो याद ही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड जो है भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। तो
जैसे कि आपको पता है 19 आपका जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, मतलब संबंधित है, जो कि 1922 से 22 में आता है। तो 19 वाले में आपके काफ़ी सारे हैं, जैसे 6 कुल यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। तो पहला आपका है मतलब 19(1)(a) में है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब स्पीच दे सकते हैं। उसके बाद बी है कि शांतिपूर्ण या हथियार रहित सम्मेलन आप कर सकते हैं। तीसरा था कि संघ बना सकते हैं या सहकारी समितियाँ बना सकते हैं। चौथा था कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं घूम सकते हैं। तो यही हमसे क्वेश्चन था, तो आंसर तो डी आप समझ गए, खंड ख, ठीक है, घ। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट 5वां वाले में क्या होता है, भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार है, ठीक है, मतलब घूमेगा फिर बसेगा, ठीक है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार ये था, लेकिन इसको हटा दिया गया अब यहाँ से, ये 19(1)(f) अभी आपका खाली है, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार आता है इसमें, 44वां संविधान संशोधन 1978 से संबंधित है, तो इसके तहत इसको जो है हटा दिया गया। बाकी 19(1)(g) की बात करेंगे तो कोई भी व्यवसाय जो है वृत्ति एवं आजीविका का अधिकार जो है ये आपका 19(1)(g) से संबंधित है। बाकी ये तो आपने 19(1) के जितने भी थे आपके आर्टिकल्स आपने समझ लिए। बाकी 19(2) में भी है, लेकिन देखिए जैसे जो भी 19(1) में आपको अधिकार है उसमें भी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, तो वही रिस्ट्रिक्शंस को जो है 19(2) में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि कुछ प्रतिबंध है, जैसे कि बात की संप्रभुता, मतलब कीजिए जो भी आप संगठन वगैरह बनाना चाहते हैं कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि भारत की जो मतलब उसमें कुछ सुरक्षा में या फिर कुछ ऐसा चीज़ें हो जाए जैसे कि मानहानि वगैरह हो जाए, तो वो सिर्फ नहीं होना चाहिए। अगर वैसा कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पर जो है कानूनी कार्रवाई आप पे हो सकती है। तो यही जो उच्च प्रतिबंध, आप सिंपल याद रखिएगा कि जो भी चीज़ें हैं ना मतलब 19(1) में, तो उस पे प्रतिबंध लगाता है 19 का 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 9वां नंबर, भारत में कौन सा राजनीति का निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डीपीएसपी का जो वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस नहीं है 3 वर्गीकरण के बारे में, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए इसको करते हैं। तो हमसे पूछा है गांधीवादी सिद्धांत में कौन आता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा ग्राम पंचायत, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 40 से एसोसिएटेड है, कल हम लोगों ने याद किया था इसके बारे में। तो याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स है, जैसे ही गांधीवाद में आपको याद रखना है कि ज़्यादातर जो है आपका ये किस चीज़ से संबंधित होगा, तो ये आपका कल्याण से संबंधित होगा, कल्याण वाले से, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे सामाजिक वाले में, तो सामाजिक आर्थिक सिद्धांत में आपका था कि मतलब इसमें आपका ये रहेगा कि आपको जो है मतलब रोज़गार वगैरह दिया जाएगा या फिर जो भी मैटरनिटी रिलीफ वगैरह रहेगा वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। और उदारवादी में आपको देखने को मिलेगा क्या क्या चीज़ें, तो उदारवादी सिद्धांत में आपको मिलेगा कि हाँ मतलब प्रकृति की रक्षा करना है, ठीक है, धरोहर की रक्षा करनी है, ये सब चीज़ें आपको उदारवादी में मिलेगी। तो ऐसे आपको रटना नहीं है ये सब चीज़, ठीक है। सिंपल आप ऐसे याद रखिएगा कि कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है, तो ये आपका ग्राम पंचायत का गठन करना, जो कि आर्टिकल नंबर 40 में है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको आर्टिकल नंबर 40, तो ये आपका गांधीवाद सिद्धांत से है, तो वही हमसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो एक बार आप ऐसे याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया। तो 352 के तहत आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है ये 1962 से 68 में यहाँ पर जो है आया था, ठीक है। अब बाकी आपातकाल कौन सा भाग से संबंधित है, तो भाग 18 से संबंधित है। 3 तरह का आपका आपात होता है, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात जिसको कि राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, और एक होता है वित्तीय आपात। तो राष्ट्रपति आपात की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 352 से ये रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसकी घोषणा कौन करता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। घोषणा तो आपका राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि मतलब खुद नहीं कर सकता राष्ट्रपति। बोला जा रहा है कि आपातकाल की उद्घोषणा कैबिनेट से निर्णय प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मतलब पहले कैबिनेट का निर्णय होना चाहिए, ठीक है। इसको अमेंडमेंट करके ऐड किया गया इस बात को कि पहले कैबिनेट का निर्णय होगा, उसके बाद राष्ट्रपति चाहे तो घोषणा कर सकता है राष्ट्रीय आपात का। इसके बाद मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात घोषित हो गया, ठीक है, मतलब आपातकाल की उद्घोषणा हो गई है, और इसको जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है, तब ये सस्टेनेट मतलब चल पाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर इसको खत्म करना पड़ेगा। बाकी तीसरा यह है कि यदि अगर ये स्वीकृत हो जाता है, ठीक है, और अगर ये 6 महीने तक जारी रहता है, और हर 6 महीने के बाद जो है आपको फिर संसद की मंजूरी आपको मतलब जो भी है मतलब जो बहुमत से आपको जो है ये करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से, तो फिर ये आगे कंटिन्यू हो पाएगा जो भी आपका इमरजेंसी लगा है, नहीं तो फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर बात करेंगे यहाँ पर कि ये कब लगता है, किस केस में लगता है, तो युद्ध केस में लग सकता है आपका। इसके अलावा बाह्य आक्रमण अगर हो गया है, तो आंतरिक विद्रोह हो गया तो भी आपका जो है हो सकता है, लेकिन आंतरिक विद्रोह का यहाँ पर जो है बदल करके 44वां संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह इनका नाम दे दिया गया है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 केसों में जो है आपका ये लग सकता है आपका राष्ट्रीय आपात। याद रखिएगा राष्ट्रपति लगाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे, ठीक है, लेकिन अगर खत्म करना है, निरसन करना है इसको, तो ये खुद भी कर सकता है, ठीक है, मतलब इसमें आप संसद की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति जो है इसको खत्म कर सकता है कभी भी। लेकिन यदि लोकसभा केवल साधारण बहुमत से आपातकाल को समाप्त करने की प्रस्तावित करता है, और उस स्थिति में राष्ट्रपति को आपातकाल रद्द करना होगा,
ठीक है, मतलब ये भी चीज़ लिखा गया कि अगर लोकसभा केवल साधारण बहुमत से आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्तावित कर देता है तो उस केस में राष्ट्रपति को आपातकाल जो है रद्द करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे खुद भी कर सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं कर रहा है, लेकिन अगर लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, सिर्फ लोकसभा में, उसमें अगर साधारण बहुमत पास हो जाता है कि नहीं जो इमरजेंसी है वो हटाया जाए, तो फिर राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है जो आपातकाल होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दो आर्टिकल याद रखना है, एक आर्टिकल नंबर 358 और एक आर्टिकल नंबर 359। तो 359 ये कहता है कि जो भी आपका आ जाए, मतलब इमरजेंसी, आपका आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं हो सकता, ये आपका आर्टिकल नंबर 359 बोलता है। लेकिन वहीं अगर आर्टिकल नंबर 358 की बात करेंगे तो इसमें ये बोला गया है कि अनुच्छेद 19 में जो भी आपके 6 मौलिक अधिकार दी गई है, जो कि हम सामरो भी करके आए हैं कि भाषण देने का अधिकार है, फिर संघ बनाने का अधिकार है, तो ये सब आपका जो है ख़त्म किया जा सकता है किस केस में, तो युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर जो है इसको ख़त्म किया जा सकता है, मतलब निलंबित किया जा सकता है। तो ये दो आर्टिकल आपको याद रखना है कि कब ख़त्म किया जाता है किसको और कब किसको नहीं ख़त्म किया जाता है। 359 याद रखिएगा, आपका आर्टिकल नंबर 20 और 21 से संबंधित है। 20 और 21 आपको पता ही होगा कि ये है आपका कानून, क्या है कि मतलब एक कानून के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा, ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ चुका है, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती है लेकिन केवल सीमित संख्या में ट्रॉपिक स्तर हो सकते हैं। इस कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। बोर्ड खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर ट्रॉपिक स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। तो जी हाँ, ये सही है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ट्रॉपिक लेवल होता है। ठीक है, सबसे कम ट्रॉपिक स्तर पर जीवों की आबादी सबसे अधिक होती है क्योंकि उनके जीवित रहने के लिए जो है बहुत अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। तो ये भी बात सही है कि अगर कम सबसे लोवेस्ट वाला में है तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो आबादी देखने को मिलता है, जैसे ये होता है ना, तो सबसे निचले वाले में आपको सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो वो सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा बोला ऊर्जा की हानि होती है क्योंकि इसे उच्च ट्रॉपिक स्तर पर जीवों द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये भी सही है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए, तो ये भी सही है। तो बचा हमारा डी, तो डी ही हम लोग का गलत होगा। बोला उच्चतम ट्रॉपिक स्तर पर जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऊर्जा के लिए पूरी तरीके से निचले ट्रॉपिक जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ये गलत है, ये ऊपर वाला बात कर रहा है ना, तो ये अपना भोजन थोड़ी स्वयं बनाते हैं, ये तो आपका सेकेंडरी और प्राइमरी वाले पे यहाँ पर जो है डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, स्वयं खाना तो ये वाला पहला वाला लेवल वाला बनाते हैं ना, तो इसलिए डी वाला गलत है, यानी कि डी गलत है यहाँ पर, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। बाकी पारिस्थितिकी की बात करेंगे कि शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो टॉन्सले ने दिया था 1925 में। और अगर पूछेगा पारिस्थितिकी विज्ञान, सबसे पहले जो है अर्नस्ट हैकेल ने दिया था इस शब्द को। ठीक है, 1866 ईस्वी में। किसे पारिस्थितिकी विज्ञान की मूल इकाई बोला जाता है, तो फ्रांसिस इवांस ने ये बात को बोला था कि किस पारिस्थितिकी जो होती है वो पारिस्थितिकी विज्ञान की मूल इकाई होती है। तो ये आपका फ्रांसिस कौन बोला था, इवांस ने बोला था। बाकी खाद्य श्रृंखला आपको पता होगा कि पहले घास होता है, फिर घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है। तो इस तरीके से फूड चेन आपका बनता है। लेकिन इसी में एक होता है फूड नेट या फूड वेब बोलते हैं इसको, मतलब खाद्य जाल। ये क्या होता है कि मान लीजिए घास है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि घास को सिर्फ टिड्डा ही खाएगा, हिरन भी खा सकता है, गाय भी खा सकता है। ठीक है, अब हिरन है तो हिरन को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका कोई शेर ही खाएगा, चीता भी खा सकता है या और भी कोई जंगली जानवर इसको खा सकता है। तो ये जो आपका पूरा जाल बनता है ना, इसको फूड जाल यानी कि खाद्य जाल बोलते हैं या इसी को फूड वेब कहते हैं। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो इसमें दो टाइप आता है, स्थलीय और जलीय, जो कि हम लोगों ने देखा था। स्थलीय वाले में पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, जलीय में आपको फाइटोप्लैंक्टन देखने को मिलते हैं। बाकी ये आपका है क्या, ये है आपका जो भी ऊर्जा का, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं इसको, खाद्य जो श्रृंखला है इसका पिरामिड है। ठीक है, ये आपका उत्पादक होता है सबसे निचले स्तर पे, जो खुद अपना खाना बनाता है। फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो कि उत्पादक पे निर्भर करता है। द्वितीय उपभोक्ता जो कि आपका प्राथमिक उपभोक्ता पे मतलब निर्भर करता है। और तृतीय उपभोक्ता हो जाए जो कि फिर ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है, और चतुर्थक उपभोक्ता ये होता है। तो इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि हर एक लेवल पर जो है एनर्जी का लॉस होता है। जैसे मान लीजिए कि सबसे निचला वाला स्तर पे 100% सनलाइट, सन का एनर्जी है। ठीक है, तो अगले वाले जो होता है ना, इसमें मात्र 10% ही बचेगा, यानी कि 90% एनर्जी जो है लॉस हो जाता है, सिर्फ आपका 10% या उससे भी कम यहाँ पर बचता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस होता जाएगा और साथ ही साथ जो नंबर आप देख रहे हैं ना, वो भी आपका कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ही नहीं बचेगा तो सस्टेन करना मुश्किल है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखना है। बाकी ये जो पारिस्थितिकी जो पिरामिड है इसको कौन दिया था, तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। संख्याओं का पिरामिड जो आप ये देख रहे हैं कि हर एक लेवल पर जीव क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो ये चार्ल्स एल्टन ने दिया था। बाकी एक ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड भी कुछ इस तरीके से ही होता है। ठीक है, सीधा पिरामिड होता है, इसमें एनर्जी का लॉस होता है आपको 10%, सॉरी मतलब 10% बचता है, 90% लॉस हो जाता है।
बाकी अगर हम बात करते हैं ऊर्जा का पिरामिड, ये किसने दिया था, तो ये रेमंड एंड लेटमैन ने दिया था। और बायोमास का पिरामिड की बात करेंगे तो ये आपका बोडेनहाइमर ने दिया था। ठीक है। और इन्होंने ये बोला था कि जो स्थलीय पिरामिड है वो सीधा होता है, लेकिन जलीय पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है। जैसे ये तो स्थलीय वाला हो गया ना, लेकिन अगर हम जलीय वाले में बात करेंगे तो जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन होता है, फिर जू प्लैंक्टन होता है, फिर छोटी मछली होता है, फिर बड़ी मछली होता है। तो इसका जो मतलब पिरामिड बनता है ना, वो ऐसे ना बनता है, ठीक है, ये उल्टा बनता है। यानी कि कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जू प्लैंक सॉरी फाइटोप्लैंक्टन आएगा, फिर जू प्लैंक्टन, मतलब इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी कि नंबर ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर जाने पे नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, लेकिन एनर्जी सेम रहता है। एनर्जी लेवल उसमें उसमें भी मतलब ऊपर जाने पे घटेगा और इसमें भी ऊपर जाने पे घटेगा। तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, ठीक है। तो ये है आपका तो 11th नंबर क्वेश्चन। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर 12th नंबर बोला, आय के चक्रीय प्रवाह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें आंसर था कि बचत के साथ जो है सरकारी व्यय भी चक्रीय प्रवाह में इंजेक्शन के तौर पे होता है। तो देखिए तीन चीज़ें यहाँ पर होती है, पहले मैं ये चीज़ समझाता हूँ, फिर उसके बाद ये आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या है उसको मैं बताता हूँ। तो तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पर जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है, उसमें तीन चीज़ें, जैसे कि पहला लीकेज होता है, दूसरा इंजेक्शन होता है और तीसरा परिचालन अधिशेष होता है। तो बात करें सबसे पहले इंजेक्शन की तो इंजेक्शन का मतलब होता है, जैसे इसमें आपका सरकारी व्यय आता है। जैसे मान लीजिए कि जो भी ये चक्रीय प्रवाह हो रहा है, ठीक है, तो उसमें उसमें जो है आपका सरकारी व्यय और निवेश और निर्यात ये सब आपका इंजेक्शन में आता है। और लीकेज मतलब होता है क्या है कि जैसे पहले आय का चक्रीय प्रवाह मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है ये। तो जैसे मान लीजिए कि एक हाउस होल्ड है, ठीक है, और एक आपका फर्म है, यानी कि कोई एक उद्योग कंपनी है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि हाउस होल्ड से यहाँ पर कुछ लोग जाएंगे यहाँ पर काम करने के लिए, ठीक है, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाने में ये अपना कुछ ना कुछ योगदान देंगे, श्रम के तौर पे दे सकते हैं अपना योगदान। या तो कोई ऐसा होगा जिसके पास ज़मीन होगा और उसी ज़मीन पे ये फर्म खड़ा होगा, ठीक है, तो वो एक तरीके से रेंट के तौर पे वो उसमें अपना योगदान दिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें कोई काम हुआ, कंपनी से प्रोडक्ट उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो बना इसको यूज कौन करेगा, यही लोग तो करेंगे ना, जो हाउस होल्ड में जो मतलब मान लीजिए कि श्रमिक के तौर पे गए हैं, तो यही लोग तो इसका उपभोग भी करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ होता रहता है, मतलब मान लीजिए पहले ये इसमें गए काम किए, इससे जो प्रोडक्ट उत्पन्न हुआ उससे जो इनको पैसा मिला और सेम प्रोडक्ट जो यहाँ से बना वही चीज़ यहाँ पे ये प्रोडक्ट को खरीदे। तो ये चीज़ें जो है लगातार घूमती रहती है, तो इसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें होता है, जैसे कि आपका लीकेज कब हो जाता है, यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह कब जो है मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इसमें जो है मान लीजिए कि बचत होने लगता है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, ये प्रोडक्ट पे टैक्स लगा देगा, तो टैक्स लगाने के कारण जो पैसा है, ठीक है, उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो संतुलित नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसके अलावा आयात हो जाएगा, कर हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर आपके लीकेज के डायरेक्टली बस याद कर सकते हैं कि लीकेज में बचत, कर, आयात आता है, इंजेक्शन में आपका सरकारी व्यय, निवेश और निर्यात आता है। बाकी ये जो परिचालन अधिशेष क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी उद्योग है या कंपनी है, ठीक है, उसके परिचालन खर्चों में मान लीजिए कटौती के बाद जो बचा हुआ पैसा आता है ना, जो राजस्व होता है, वो आपको परिचालन अधिशेष कहलाता है। बाकी उत्पादन के चार कारक हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। और कारक भुगतान ये किराया, वेतन, ब्याज, लाभ होता है सबका, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बचत के साथ। ये हम लोग का गलत है, क्योंकि बचत हम लोगों का आता है किस में, बचत आता है हम लोगों का इस वाले में, सेकंड वाले में, यानी कि लीकेज वाले में। लेकिन जो हम लोग का यहाँ पर क्या है, सरकारी व्यय है, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो आपका इंजेक्शन में आता है। तो दोनों यहाँ पर सेम में नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर गलत है, ठीक है। आगे है स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए कोशिका विभाजन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो कौन सा फेज पहले होता है, कौन सा फेज बाद में, ये सब आपको पहले याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चार फेज है जैसे आपको यहाँ पर याद रखना है, पहला G1 फेज, दूसरा S फेज, तीसरा G2 फेज और चौथा M फेज, ठीक है। तो सबसे पहला G1 फेज में क्या होता है कि इसमें जो है पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये मतलब कोशिका विभाजन का स्टेजेस होता है। तो G1 फेज में पहले क्या होता है, कोशिका शारीरिक रूप से बड़ा होता है। S फेज में आपका जो है DNA की एक पूरी प्रतिलिपि संश्लेषित करती है, मतलब DNA का जो है रेप्लिका बनता है, ठीक है। G2 में क्या होता है, G2 में माइटोसिस के लिए वो तैयार होता है, ठीक है। कोशिका माइटोसिस की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू करता है। और M फेज में आपका माइटोसिस हो जाता है, ठीक है। और कोशिका अपने प्रतिलिपि DNA और कोशिका द्रव को विभाजित करके दो नई कोशिकाएं बनाती है। फिर इसके बाद आपका होता है क्या, इसमें M में काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये भी होता है। और फिर साइटोकाइनेसिस भी होता है। तो याद रखिएगा इस सीरीज आपको यहाँ पर याद रखना है, G1 S G2 M, और किसमें क्या क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। बाकी कोशिका विभाजन आपको पता होना चाहिए, दो प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है ये आपका कायिक कोशिका में होता है, यानी कि सोमैटिक सेल में। इसको दैहिक कोशिका भी कहते हैं, तो याद रखिएगा।
मतलब कि ऐसे याद रखिएगा, मियोसिस जो होता है वो आपका जनन सेल में होता है, यानी कि जर्म सेल में देखने को मिलता है। और ये आपका सोमेटिक सेल, तो जनन कोशिकाओं के अलावा जितने भी बच गए उस पार्ट में अगर जो विभाजन होता है तो आपका माइटोसिस कहलाता है। और सिर्फ अगर जनन में बात करेंगे तो आपका मियोसिस कहलाता है। माइटोसिस में आपका जो 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, और इसमें जो है आपका 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। मतलब एक संतति जो है 2 डॉटर सेल बनाता है और इसमें एक संतति 4 डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। बाकी इसको हम लोग जो माइटोसिस वाला जो होता है उसको हम लोग डेप्लॉइड कहते हैं, और मायोसिस वाले को हैप्लॉइड बोलते हैं। इसके अलावा उपचार और विकास में शामिल होता है, आनुवंशिक विविधता में ये शामिल होता है। बाकी इसकी खराबी के कारण अगर माइटोसिस विभाजन जो है उसमें अगर मतलब हो रहा है खराबी कुछ, तो उसके कारण कैंसर हो सकता है। बाकी मियोसिस से कैंसर नहीं बल्कि आनुवंशिक विकार उत्पन्न होता है, जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम, क्लाइन सिंड्रोम, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम, ये सब होता है आपका, टर्नर सिंड्रोम। ये सब आपका जो है मियोसिस में अगर कुछ गड़बड़ी हो गया है तो उसके कारण ये सब आपका हो सकता है। बाकी ऑन्कोलॉजी क्या होता है, तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो अगर हम जल या फिर अम्ल को क्षार में क्या बोल रहे हैं, अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं तो उसकी सांद्रता जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है उसकी आयनों में, आयन क्या होता है, तो जो अम्ल वाला होता है ना उसमें पानी में जो है जाने पर वो हाइड्रोनियम आयन देता है। याद रखिएगा, अम्ल जो होता है वो हाइड्रोनियम यानी कि H3O आयन देता है जो कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, और क्षार की बात करेंगे तो ये पानी में जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है यानी कि OH जो कि निगेटिव होता है। तो ये आयन देता है, तो अगर हम पानी ऐड करेंगे ना, ठीक है, तो वो आपका सांद्रता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझ के चलिए कि चीनी पानी का कोई घोल है, उसमें जितने ज़्यादा पानी मिलाइएगा आप उतना ज़्यादा चीनी का मिठास कम होता जाएगा, यानी कि उसका वही कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता आपका कम होता जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है, तो ये हो जाएगा। बाकी अम्ल की बात करेंगे तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, पता ही है, बेसिक चीज़ है। क्षार आपका जो है कसैला या कड़वा होता है। ठीक है, बाकी इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होती है लुईस अम्ल और लुईस क्षार। तो लुईस अम्ल क्या होता है, तो लुईस अम्ल वैसा अम्ल होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करती है। ठीक है, और लुईस क्षार वैसा क्षार होता है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है H2O का। ठीक है, तो H2O जैसा कि आपको पता होगा, H के पास जो है मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बाहरी कक्षा में, और O के पास बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 6 होता है ना, तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों H को दे देगा एक एक। ठीक है, और बाकी जो बच जाएगा 2 2 का पेयर यहाँ पर ये रहेगा अभी भी। ठीक है, तो ये इसके पास अभी 2 2 पेयर है, फ्रीली है, तो यहाँ पर ये डोनेट कर सकता है यानी कि दे सकता है। तो जो दान करता है ना उसको लुईस क्षार बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है, ये जो आपका OH है, ठीक है, मतलब H2O, ये आपका लुईस क्षार कहलाएगा। और अगर हम बात करते हैं AlCl3 की, तो इसका क्या होता है, Al का जो 3 मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है, 2 8 3 होता है। ठीक है, तो 3 इसका जो है मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 1 होता है। तो ये क्लोरीन को एक एक दे देगा। ठीक है, तो इसके पास कोई बचेगा, एल के पास नहीं बचेगा। तो इसके पास कोई अब ये दान नहीं कर सकता, मतलब दे नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसको लुईस अम्ल कहते हैं। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार आपको सिंपली याद रखना है, इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करना लुईस अम्ल, और इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करना लुईस क्षार कहलाएगा। बाकी अम्ल का तनुकरण वही चीज़ है कि जब हम जल मिलाते हैं उसमें तो अम्ल जो है तनु होते जाता है। ठीक है, बाकी याद रखिएगा कि कभी भी हम लोग जो है जल को अम्ल में नहीं मिलाते हैं। मतलब मान लीजिए पहले से कोई जल है, उसमें ऊपर से अम्ल नहीं डालना है। ठीक है, अम्ल डालिएगा तो यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा विस्फोट होगा भयानक, और जो भी बर्तन में ये रखा गया है पानी वो फट जाएगा। इसलिए हम जो अम्ल रहता है उसमें वाटर ऐड करते हैं धीरे धीरे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य शैली चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है। तो ये आपका भरतनाट्यम, जो कि आपका कहाँ का है, तो ये है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम के बारे में, तो एक हारी इसको बोलते हैं और सादे टट्टम के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1910 में अंग्रेजों द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, बाकी इसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं भरतनाट्यम में, याद रखिएगा। पहला आलारिपी, फिर जाटिस्वरम, फिर शबदम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और मंगलम। ये स्टेज वाइज ऐसे होता है, याद रखिएगा, जो भी डांस परफॉर्म करते हैं उसमें। ठीक है, बाकी इसमें कई सारे शैलियाँ भी होती है, जैसे कला क्षेत्र तंजौर, उसके बाद वजूवुड, पंडानलूर, ठीक है, मोलाटूर, ये सब आपका शैली हो गया। बाकी ये जो कला क्षेत्र शैली है, इसके एक नृत्य स्कूल भी है जिसका स्थापना किसने किया था, तो रुक्मिणी देवी अरुंडले ने यहाँ पे किया है। ठीक है, बाकी फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो रासलीला, थांगटा, जागोई, चोलोम, ये सब आपका जो है फॉर्म से किसका, मणिपुरी का है। ठीक है, जो कि वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस को दिखाता है। इसमें जो चोलोम होता है वो पुरुषत्व को दर्शाता है, और जो जागोई होता है वो एक प्रकार का ड्रम यानी कि पुंग को दर्शाता है। बाकी माठिया कोड आपको पता होगा, सत्तरिया, जो कि लेटेस्ट जो है हम लोग का 2002 में इसका जो स्थापना हुआ है। ठीक है, 2002 या 2000 होगा शायद। ठीक है,
तो सत्तरिया यहाँ पर जो है हम लोग ऑलरेडी सत्तरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। बाकी 60 नंबर बोला कहाँ का जो है बाल्टी नृत्य विशिष्ट है, क्योंकि इसमें अपनी वेशभूषा, संगीत और बाल्टी भाषा में गाने हैं। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों द्वारा जैसे दावतों या फिर समारोह पर किया जाता है। तो ये लद्दाख का है, बाल्टी नृत्य कहाँ का है, लद्दाख का है। जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है कौन कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में है रौफ, भंड पाथर, कुड, हेकट और धमाली। ये सब जो है आपके यहाँ का नृत्य है। याद कर सकते हैं हैरिस रौफ जो है भंड होके मनाली से कूद रहा है, तो हैरिस से आपका क्या हो जाएगा, हैरिस से क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉफ हो जाएगा, हैरिस रॉफ, ठीक है। तो रॉफ से रॉफ हो जाएगा, भंड से भंड पत्थर हो जाएगा, मनाली से आपका धमाली हो जाएगा, और कूद रहा है से कूट हो जाएगा, ठीक है। और एक हिक्कट आपको यहाँ पे याद रखना है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में आपका जो है चांचड़ी हो जाएगा, झोड़ा हो जाएगा, झोलिया हो जाएगा, तंडी हो जाएगा और छपेली, ये सब आपका नृत्य है। छपेली कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है, तंडी जो है अर्धवृत्त में पुरुषों द्वारा किया जाता है, और झोलिया जो होता है वो एक तलवार नृत्य जो कि कुमाऊं कुमाऊं जो क्षेत्र है उसमें जो जनजाति है कुमाऊनी, उनकी मार्शल परंपराओं को दर्शाता है ये, ठीक है। और बाकी जो चांचड़ी है वो कुमाऊं या फिर गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। थाड़िया जो होता है वो आपका नर्तकों की अर्धवृत्ताकार दो समूहों में बांटा जाता है। 17 नंबर है टूसू, झारखंड में सर्दियों के दौरान जो है किस महीने के अंतिम दिन में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है, तो ये पौष के मंथ में आपका जो है सेलिब्रेट किया जाता है टूसू, ठीक है, झारखंड में है। बाकी झारखंड में और भी है, जैसे कि अगर आपको बात करेंगे इसका ट्रिक है रोहिणी का भागता सौहड़, उसको सुसु लगी, उसने ये कर्म सरहद पे कर दिया, ठीक है। जैसे रोहिणी से आपका रोहिणी हो जाएगा, बुआई का एक त्यौहार है। भागत पर्व हो जाएगा यहाँ पर भागता से, सोहराई हो जाएगा आपका किससे, सौहड़ से। टूसू पर्व हो जाएगा यहाँ पर सुसु से, ठीक है। कटाई त्यौहार हो जाएगा, उसके बाद कर्म हो जाएगा, ठीक है, सरहुल हो जाएगा। तो ये सब आपका जो है झारखंड का यहाँ पर जो है लोक नृत्य है, सॉरी फेस्टिवल है, सॉरी हाँ फेस्टिवल। बाकी ये हिंदू कैलेंडर और जो आपका जॉर्जियन मंथ है उसको आपको याद रखना है कि मार्च अप्रैल वाला होता है उसको चैत्र बोलते हैं, अप्रैल मई वाला बैसाख। ऐसे तो रटे हुए होंगे जो गांव के लोग होंगे, तो चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक माघ, ठीक है। तो ये जो गांव से होंगे उनको तो ये रटा हुआ होगा। बाकी इधर वाला आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन से मंथ वाला जो होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है कौन सी पुस्तक उसने लेखक से गलत तरीके से जोड़ा गया, मतलब कौन सा पुस्तक और लेखक है। तो भारत की खोज की बात करेंगे तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ना कि सुभाष चंद्र बोस ने। तो यही हम लोग का गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी हिंद स्वराज की बात करें तो महात्मा गांधी ने लिखा था, इसके अलावा यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये सब आपका जो है हिंद स्वराज, मतलब ये सब आपका महात्मा गांधी के द्वारा है। गीतांजलि की बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। इसके लिए इनको जो 1916 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बाकी मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह की एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। बाकी भारत की खोज की मैंने बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है एन ऑटोबायोग्राफी, पिता की ओर से पुत्री की पत्र, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी है। बाकी राजेंद्र प्रसाद का अगर पूछेगा कौन सा ऑटोबायोग्राफी है, तो ये इसका नाम है आत्मकथा, ठीक है। 19th क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है। तो ओवरऑल अगर पूछेगा SC ST जो आदिवासी क्षेत्र होता है उसकी अगर बात करेंगे तो 10.42 करोड़ यानी कि 104 मिलियन है। अगर सिर्फ SC का पूछेगा तो 1210 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। इसमें से साक्षरता दर की अगर हम बात करेंगे तो साक्षरता दर 66.1% है SC का, और टोटल जनसंख्या 60.6% है। ST की साक्षरता दर बात करेंगे तो ये 59% हो जाएगा, और जनसंख्या की बात करेंगे तो 8.6% हो जाएगा। बाकी सबसे अधिक शिक्षित कौन सी कम्युनिटी है, तो वो जैन है, और सबसे कम अगर बात करेंगे तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें सबसे ज़्यादा किसका जनसंख्या है, तो हिंदू का है भारत में, जो कि 79.80 है अकॉर्डिंग टू 2011 है यह, ठीक है। मुस्लिम्स की बात करेंगे तो 14.23 है। फिर उसके बाद क्रिश्चियंस है, ठीक है। और सबसे कम अगर पूछेगा तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सबसे कम में अगर हो जाएगा यहाँ पे RNS हो जाएगा, ठीक है। बाकी जैन सबसे ज़्यादा लिटरेट है, और मुस्लिम जो है आपका लेस लिटरेट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है आज का लास्ट क्वेश्चन है डेट लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है, तो ये आपका स्क्वैश का हिस्सा है, ठीक है। और स्क्वैश से संबंधित हैं दीपिका पल्लिकल और अनाहत सिंह, ठीक है। तो ये सब टर्म आपको याद रखना है, लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल, नो लेट, ये सब आपका स्क्वैश से रिलेटेड है। बाकी अगर हम बात करेंगे बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7, हैंडबॉल में 7 और बेसबॉल में भी 9। बाकी कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होता है। अगर सिर्फ पोलो बोलेगा तो सिर्फ पोलो में आपका 4, सिर्फ वाटर पोलो में बोलेगा तो 7 और पोलो में बोलेगा तो 4। फुट साल में बात करेंगे 5 फुट साल, हाँ फुट साल, एक फुटबॉल अलग होता है ना, फुट साल ही है, ठीक है, 5 हो जाएगा। और बाकी आइस हॉकी में 6 होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर हम लोगों का, जिसको कि हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है हो सकता है कि कभी भी आपका उड़ सकता है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, ताकि आगे जब कुछ भी इशू होता है इस चैनल के साथ तो आपको वहाँ पर जुड़े रहिएगा, तो आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है।
बाकी अगर ये एमसीक्यू अगर आप लेना चाहते हैं इसका पीडीएफ तो आप ले सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप पीडीएफ जो भी कर जाते हैं इस सभी क्वेश्चंस को तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आपका जो है हर एक चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।